Hello student, I am Vishnukanti, your SST teacher. Today I will teach SST. Student, SST में आज आप लोग पढ़ेंगे भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसके क्वेश्चन आंसर आज आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले तो आप ये जानिए भूमंडलीकृत विश्व का बनना आखिर है क्या। बच्चों, भूमंडली में भूमि का जो यूरोप का क्षेत्र है, यूरोप का जो महाद्वीप है, उसने अनेक देशों के साथ किस प्रकार से व्यापारिक समझौता किया, व्यापार करने के लिए अनेक देशों में गए। अब ये यूरोप आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये यूरोप है और यहाँ से व्यापार करने के लिए दूसरे महाद्वीपों में यहाँ के व्यापारी जा रहे थे। ये सभी देशों में गए व्यापार करने के लिए, तो इन्होंने अपने साथ कुछ खाने पीने की चीजें भी ले जाते थे, क्योंकि आदमी जाएगा, अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो भूखा तो जाएगा नहीं, तो अपने साथ खाने पीने की चीजें ले जाते थे और अपने साथ जो अपना सभ्यता है, संस्कृति है, जो अपना कल्चर है, उसको भी डिस्कस करते थे एक दूसरे के साथ। तो इस प्रकार से पूरे भूमि के जो अनेक देश हैं वहां पर जा करके यूरोप का दबदबा कायम हो गया। यूरोप के देशों ने जा करके अनेक महाद्वीपों में अपने देशों को अपना उपनिवेश बनाया था। इसी प्रकार से अमेरिका को भी अपना उपनिवेश बनाया गया था। बच्चों, आप समझ में आ गया होगा आपको कि जो यूरोप का ये देश है, यहाँ के व्यापारी आखिर ऐसा इन्होंने किया क्यों था। क्योंकि विश्व युद्ध के बाद आर्थिक मंदी बहुत ज्यादा आ गई थी। यहाँ का जो यहाँ के उद्योग धंधे थे वो पूरी तरह से धराशायी हो गए थे, समाप्त हो गए थे। इसलिए यहाँ के लोग जो थे वो दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए जाने लगे। व्यापार की होड़ मच गई, सभी देशों में यहाँ के लोग जाकर के व्यापार करने लगे और जहाँ पे जिसको सुविधा लगी वहाँ पे अपना उन्होंने व्यापार किया। कुछ दिनों तक वहाँ पर रहे, उसके बाद उसको अपना उपनिवेश बनाया, जैसे हमारे देश को अंग्रेजों ने उपनिवेश बनाया था। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे पहला है अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाने वाले दो यूरोपीय देशों के नाम। बच्चों, अमेरिका को किसने सबसे पहले अपना उपनिवेश बनाया था? तो सबसे पहले बनाया था स्पेन ने, उसके बाद पुर्तगालियों ने अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाया था। बच्चों, जो सर्वशक्तिमान आज की डेट में है उसको भी यूरोप के देशों ने अपना उपनिवेश बनाया था। कहा जाता है कि यूरोप का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, क्योंकि अगर एक साइड में सूर्य निकलता है तो दूसरी साइड में अस्त होता है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं सूर्य उनको दिखाई देता रहता था। पूरे विश्व में यूरोप का उपनिवेश यूरोप के थे, इसलिए कहा जाता है यूरोप के देश में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। इसके बाद बच्चों है रिंडर पेस्ट की परिभाषा दीजिए। बच्चों, रिंडर पेस्ट मवेशियों में होने वाली एक बीमारी है जो जीवाणुओं के द्वारा फैलती है और एक कहा जाए तो प्लेग की तरह फैलती है। ये प्लेग पशुओं वाला प्लेग भी इसे कहा जा सकता है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गिरमिटिया कौन थे? बच्चों, गिरमिटिया एक प्रकार के बंधुआ मजदूर हुआ करते थे जिनके साथ कांटेक्ट किया जाता था और कांटेक्ट करने के बाद वो एक देश से दूसरे देश को भेजे जाते थे, वहां पर बागानों में काम करने के लिए, खदानों में काम करने के लिए और सड़कों का निर्माण करने के लिए। बेसिकली अगर देखा जाए तो तीन चीजों के लिए ये बंधुआ मजदूर दूसरे देशों के लिए भेजे जाते थे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, चटनी म्यूजिक कब और कहाँ लोकप्रिय हुआ? बच्चों, चटनी म्यूजिक क्या है? चटनी म्यूजिक बच्चों दक्षिणी अमेरिका में जब भारत के अप्रवासी लोग वहां पर जाया करते थे। बच्चों, ये 19वीं शताब्दी की बात है। जब भारत के लोग वहां पर अप्रवासी के रूप में जाते थे तो ये चटनी म्यूजिक मनाया जाता था। ये कौन कौन से क्षेत्र थे? त्रिनिदाद और गुयाना, इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा फेमस था ये चटनी म्यूजिक। इसके बाद बच्चों, मांस परिवहन में तकनीक की क्या भूमिका है? बच्चों, मांस परिवहन चूंकि मांस हमारे हमारा जैसे एशिया के देश है और जहाँ गर्म प्रदेश जैसे अफ्रीका जो गर्म क्षेत्र है, यहाँ से मवेशियों का मांस यूरोप के ठंडे देशों में भेजा जाता था उस टाइम पे। बच्चों, पहले तो क्या था कि मवेशियों को ही जहाजों के माध्यम से यूरोप में भेजा जाता था, लेकिन जब वहाँ काटने कूटने के बाद थोड़ा बहुत मांस वहाँ बचता था, मिलता था उन लोगों को, तो मांस बहुत महंगा होता था
उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या हुआ कि जहाज़ों के माध्यम से मांस यहीं पे काट पीट करके मवेशियों को और मांस निकाल करके उनका यहीं से मांस सप्लाई किया जाने लगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो मांस यहाँ से वहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी टाइम लग जाता था और काफ़ी मांस खराब हो जाया करता था। इसके बाद जब रेफ्रिजरेटर वाले जहाज़ों का निर्माण हुआ तो उसमें भर करके उस मांस को भेजा जाने लगा, तो सकुशल जितना मांस यहाँ से भेजा जाता था सुरक्षित वहाँ तक पहुँच जाता था। तो यूरोप के अन्य देशों में जो ये मांस है सभी देशों में वहाँ पर बेचा जाने लगा और अधिक मात्रा में पहुँचने की वजह से मांस सस्ता हो गया। तो सभी गरीब तबके का व्यक्ति जो था वो भी, यानी सभी तरह के लोग इस मांस का उपयोग करने लगे, खाने पीने लगे, क्योंकि मांस उस टाइम पे सस्ता हो गया था। उसके बाद बच्चों वे दो संस्थाएं जिनकी स्थापना ब्रेटन वुड के अधीन हुई थी। बच्चों ब्रेटन वुड के अधीन ऐसी संस्थाओं का नाम आपको बताना है। तो बच्चों पहला तो है IMF यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरा है विश्व बैंक। इन दो संस्थाओं की स्थापना ब्रेटन वुड के तहत की गई थी। इनको ब्रेटन वुड की दो बेटियों के नाम से भी जाना जाता है। ब्रेटन वुड की दो पुत्रियां हैं, इसके नाम से भी कई बार क्वेश्चन बनता है। इसके बाद बच्चों 1923 में 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश कौन था? 1923 में दुनिया भर को पैसे देने वाला सबसे बड़ा देश, कर्जदाता देश कौन था? पैसा देने वाला व्यक्ति कौन था? तो बच्चों आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। अमेरिका। अमेरिका ने 1923 में जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद आर्थिक मंदी से जूझ रहे देशों की सहायता किया था अमेरिका ने। इसके बाद सर्वशक्तिमान के रूप में अमेरिका सामने आया। ओके बच्चों, इसके बाद है अमेरिका की खोज। बच्चों सबसे पहले तो आपको यही जानना होगा कि अमेरिका की खोज किसने की थी। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए इसमें शामिल किया है ताकि कई बार आसान क्वेश्चन आपसे गलत हो जाते हैं, तो इसको भी इसी के साथ रिवाइज हो जाएगा। तो हो सकता है अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको याद रहेगा। उसके बाद विश्व बैंक की स्थापना क्यों की गई थी? बच्चों विश्व बैंक की स्थापना जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो आर्थिक तंगी से जूझ रहे देशों की सहायता करने के लिए, उनको आर्थिक मदद करने के लिए, उनको उस स्थिति से बहाल करने के लिए विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना भी इसी वजह से की गई थी, उसका उद्देश्य भी यही था। उसके बाद नई दास प्रथा को कब समाप्त किया गया? बच्चों दास प्रथा क्या थी आप लोग समझ रहे होंगे। दास यानी लोगों को खरीदा और बेचा जाता था। जो लोगों को खरीद लिया जाता था वो उनके दास बन जाते थे। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को खरीदता था, लोगों को खरीदता था, वो उनके दास बन जाते थे, हमेशा के लिए उनके घरों में वो काम करते थे। आपने देखा होगा इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य को किसी शिकारी ने पहले खरीदा था, उसके बाद चाणक्य ने उन्हें खरीदा और उन्होंने प्रशिक्षण देकर के चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया उन्हें। कहने का मीन्स ये था लोगों को खरीदा और बेचा जाता था, जैसे आज हम एनिमल्स को, जानवरों को खरीदते और बेचते हैं, इस प्रकार पहले लोगों को खरीदा और बेचा जाता था। इसके बाद बच्चों ये कब समाप्त किया गया? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो ये 1921 में 1921 में ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई पूरी तरह से। इसके बाद कार्नला से आप क्या समझते हैं और इसके उन्मूलन के किन्हीं 3 उन्मूलन करने के बाद क्या इसका प्रभाव पड़ा? तो बच्चों कार्नला क्या था? सबसे पहले तो आप ये जानिए कार्नला मीन्स मक्का। मक्का बाजारों में उस टाइम पे चूंकि मक्का बहुत हो रहा था और उसकी कीमत किसानों को जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही थी, तो किसानों ने और व्यापारी वर्ग जो थे उन लोगों ने इसे बाजार में बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया और दूसरे देशों से जो आयात किया जाता था उसे भी रोक दिया गया, ताकि इस अगर बाजार में ये चीज़ उपलब्ध नहीं होगी तो इसकी कीमत बढ़ेगी और जब इसकी कीमत बढ़ेगी तो जो किसान वर्ग के लोग हैं उनको इसकी कीमत अच्छी मिलेगी। तो जब इन लोगों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, गोदामों में सील कर दिया गया और बाजारों में बिकने पर प्रतिबंध लगा दिया, तब उसके बाद इसकी कीमत धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसका प्रभाव क्या हुआ कि जो किसान वर्ग के लोग थे, जो खेती करते थे, जो मक्का की खेती करते थे, उनको अच्छी कीमत इसकी मिलने लगी। दूसरी बात, ब्रिटेन में उस टाइम पे जो आर्थिक मंदी चल रही थी, जब किसानों की चीज़ें उनके रेट जब बढ़ने लगे
तो उस टाइम पे आर्थिक सुधार होने लगा, किसानों का, मध्यम वर्ग का आर्थिक सुधार होने लगा। और जैसे जैसे इनका आर्थिक सुधार होने लगा बच्चों, वैसे वैसे वहाँ की स्थिति अच्छी होने लगी। और लोगों ने, तीसरा काम क्या हुआ, लोगों ने खेती करना, मन से खेती करना शुरू कर दिया, जिससे उपज बढ़ने लगी, खाद्यान्न की उपज बढ़ने लगी। ये इसके 3 प्रभाव थे। इसके बाद बच्चों 1929 में 1929 की महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव कहाँ पर पड़ा? तो बच्चों अगर कोई चीज खराब होती है या कोई व्यवस्था, गरीबी आती है, कुछ व्यवस्था खराब होती है, तो उसका हर्जाना किसको भुगतना पड़ता है? आप लोग जानते होंगे इस बात को। सबसे पहले सबसे बड़ा उसका जो प्रकोप पड़ता है वो किसान वर्ग के ऊपर, मध्यम वर्ग के ऊपर, उन्हीं को सबसे अधिक भुगतना पड़ता है इन चीजों को। तो यहाँ पर भी यही हुआ, जो किसान वर्ग के लोग थे, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, उनको सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था आर्थिक मंदी के टाइम पे। अभी आपने देखा होगा जब मोदी जी ने नोटबंदी किया था, उस टाइम पे गरीब तबके का व्यक्ति जो था, मध्यम वर्ग के जो लोग थे, सबसे ज्यादा परेशानी उन्हीं को हुई थी। बच्चों मुझे ऐसे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये चैप्टर आपके समझ में आया है, कहीं कोई डाउट अगर रहता है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। बच्चों आप लोग कमेंट नहीं करते, इसलिए ऐसा लगता है कि पता नहीं आपको समझ में आया है कि नहीं। आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। नेक्स्ट टॉपिक पे क्या आपको समझ में नहीं आया, क्या वीडियो आप चाहते हैं, उसके लिए कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं उसका वीडियो आपको रिप्लाई दूंगी, उसका वीडियो बना करके आपको रिप्लाई दूंगी। मुझे भी अच्छा लगेगा मेरे बच्चे जब कमेंट करते हैं। बच्चों अगर आपको लग रहा है कि मैडम कुछ मेहनत कर रही हैं तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही एसएसटी के वीडियो हम आपके लिए भेजते रहते हैं। जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए बगल में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।